नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं सीमावर्ती भारत का इतिहास। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के विषय में बताया था। अभी उसमें कुछ राजवंश शेष बचे हैं, तो उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे सीमावर्ती भारत का इतिहास, जिसमें हम बेसिकली बंगाल का इतिहास और कश्मीर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। वैसे ही कुछ और राज्यों के इतिहास जो कि सीमावर्ती भारत से सटे हुए हैं, जैसे गुजरात का इतिहास हो गया और उड़ीसा का इतिहास हो गया, तो ये सभी है। लेकिन ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि बंगाल का इतिहास इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कश्मीर के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर बंगाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। तो बंगाल के इतिहास के अंतर्गत दो राजवंशों का उदय हुआ, एक पाल वंश और दूसरा सेन वंश। तो पाल वंश जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है यहाँ पर पाल वंश। पाल वंश के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखा है गोपाल। इनके पीरियड की हम बात करें तो इनका पीरियड है 750 से लेकर 770 ईस्वी। ठीक, तो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है इन्हें, यानी कि गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक, और इसका साक्ष्य हमें खालीपुरा अभिलेख से प्राप्त होता है। और पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। तो मुंगेर जो कि आप वर्तमान में बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हमने देखा अभी तक कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल और इनकी राजधानी मुंगेर। सेकंड पॉइंट इनसे जुड़ा हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है गोपाल ने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की। ठीक, गोपाल बौद्ध धर्मानुयायी था, यानी कि जो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था, और इसने बिहार में एक ओदंतपुरी नाम का महाविहार का निर्माण करवाया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो गोपाल से जुड़ा एक दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसको हमने कवर कर लिया है। अब पाल वंश के जो अगले शासक हुए उनको हम देखते हैं, धर्मपाल। ठीक, तो इनके पीरियड की हम बात करें तो इनका पीरियड 770 से 819 ईस्वी रहा। तो इनसे जुड़े हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है गोपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल हुआ, यानी कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए, उसके बाद गोपाल का पुत्र हुआ धर्मपाल। ठीक, यानी कि उनका उत्तराधिकारी हुआ। यह पाल वंश का प्रमुख शासक था। ठीक, इसे पाल वंश का प्रमुख शासक माना जाता है। यह भी बहुत धर्मानुयायी था। वैसे देखा जाए तो लगभग जितने भी पाल वंश के अंतर्गत शासक हुए सभी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तो इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते रहिए कि जितने भी पाल वंश के शासक हुए सभी बौद्ध धर्मानुयायी थे। ठीक, और पाल वंश का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जितने भी शासक इसके अंतर्गत हुए सभी के नाम के पीछे पाल लगा था, इसलिए इसे पाल वंश नाम दिया गया। तो इसे भी आप जानते रहिए। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट। सेकंड इनकी उपाधियाँ यानी टाइटल्स। तो धर्मपाल ने परम भट्टारक, परमेश्वर और शंकर नाम की उपाधियाँ धारण की थी, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ देखते हैं। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने विक्रमशिला महाविहार और सोमपुरी महाविहार का निर्माण कराया। ठीक, या करवाया। तो दोस्तों, यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष से तात्पर्य यही है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में यानी कि तीन वंश के राजाओं ने इसमें भाग लिया था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें एक तो धर्मपाल था, यानी कि पाल वंश से, ये प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। पाल वंश का प्रथम शासक था ये। उसके बाद राष्ट्रकूट के शासक थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, और फिर गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तीनों ने मिलकर युद्ध किए थे कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तो इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया गया इतिहास में। ठीक, तो आप इसे जानते रहिए। उसके बाद फिर धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार और सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार जो कि बिहार में स्थित है, सोमपुरी महाविहार ये वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, क्योंकि उस समय बांग्लादेश बंगाल में ही पड़ता था, परंतु जब वो अलग हो गया तो ये सोमपुरी महाविहार बांग्लादेश में उसकी स्थिति है वर्तमान की।
ठीक, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने आपको बताया था कि नालंदा महाविहार जो कि गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो वर्तमान स्थिति उसकी बिहार में है। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार धर्मपाल को हमने कवर किया। अब इसके बाद के शासक आते हैं देवपाल। ठीक, तो देवपाल का पीरियड हम देखते हैं 819 से 855 ईस्वी तक रहा इनका पीरियड। इनसे जुड़े पहले पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, यानी कि देवपाल जो था वो पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अरब यात्री सुलेमान ने इसकी प्रशंसा की थी, यानी कि एक अरब यात्री थे जिनका नाम सुलेमान था, उन्होंने देवपाल की प्रशंसा की थी। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, बौद्ध विद्वान धर्मस्वामी देवपाल के दरबार में आया था, वह तिब्बत से आया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे कि तिब्बत से कौन व्यक्ति था जो देवपाल के दरबार में आया था। तो धर्मस्वामी नाम का एक व्यक्ति था जो कि तिब्बत से आया था देवपाल के दरबार में। ठीक, तीसरा पॉइंट इनसे जुड़ा हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, नालंदा ताम्रपत्र के अनुसार पता चलता है कि जावा के शासक बालपुत्र देव शैलेंद्र वंशी द्वारा निर्मित बौद्ध विहार को देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। तो चलिए आपको इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो नालंदा ताम्रपत्र यानी कि नालंदा में पाया गया एक ताम्रपत्र है, उसके अनुसार पता चलता है कि जावा जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया में पड़ता है, एक द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव, जो कि शैलेंद्र वंशीय शासक थे, यानी कि उनका वंश जो था वो शैलेंद्र वंश था। वहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। उन्होंने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था और उसी के बदले में देवपाल ने उन्हें 5 गांव दान में दिया था। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये बौद्ध विहार का निर्माण भारत में करवाए थे। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने देवपाल को भी कवर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं विग्रहपाल को। तो विग्रहपाल का पीरियड 855 से 860 ईस्वी माना जाता है। इनसे जुड़े पहले पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल होगा, यानी कि देवपाल के बाद विग्रहपाल पाल वंश के शासक हुए। इसने सिर्फ 5 वर्षों तक शासन किया क्योंकि यह एक अच्छा शासक नहीं था। इसने अपने पुत्र नारायण पाल, जिनका शासनकाल 860 ईस्वी से लेकर 915 ईस्वी तक चला, के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। ठीक, तो यानी कि देवपाल एक कुशल शासक नहीं था, इसलिए इसने अपना सिंहासन त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने पुत्र को यानी कि नारायण पाल को पाल वंश का शासक घोषित किया। ठीक, तो नारायण पाल के बाद महिपाल प्रथम पाल वंश के शासक हुए। तो इनका पीरियड था 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक। ठीक, तो इनसे जुड़े पहले पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसने पाल वंश का पुनः गौरव लौटाया। तो क्योंकि नारायण पाल के बाद पाल वंश की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद फिर महिपाल प्रथम जो कि शासक बनते हैं, तो इन्होंने जो पाल वंश ने अपनी स्थिति खो दी थी उसे इन्होंने पुनः लौटाया, यानी कि उसके गौरव को पुनः वापस दिलाया। तो इसलिए इन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके पहले संस्थापक हमने आपको बताया था गोपाल थे। ठीक, तो यही कारण है इनको संस्थापक माना जाता है दूसरा। सेकंड पॉइंट इससे जुड़ा हम देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र चोल ने महिपाल द्वितीय को हराया और गंगैकोंड की उपाधि धारण की। उसने गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया। तो महिपाल का पीरियड 1038 ईस्वी तक ही रहा। उसके बाद फिर महिपाल द्वितीय शासक हुए पाल वंश के। तो उनसे जुड़ा एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका चोल वंश के शासक थे राजेंद्र चोल, जिनसे इनका युद्ध होता है और ये युद्ध में पराजित होते हैं। तो पराजित होने के बाद जो राजेंद्र चोल थे वो उन्होंने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया। ठीक, तो इनसे जुड़ा एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसको हमने कवर किया। ठीक, तो उसके बाद जब इनका पीरियड समाप्त होता है, यानी कि इनका शासन समाप्त होता है, तो उसके बाद फिर आते हैं रामपाल। इनका पीरियड चलता है 1077 से 1120 ईस्वी तक। ठीक, तो इनसे जुड़ा 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है, संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक बताया गया है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपको बताना है रामपाल। वैसे कहीं कहीं आपको बुकों में मिलेगा कि मदन पाल भी पाल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, परंतु जो लिखित प्रमाण प्राप्त होता है, जो संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया है रामपाल चरित नाम की पुस्तक, उसमें इनको अंतिम शासक बताया गया है। ठीक, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रामपाल चरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको बताना है संध्याकर नंदी द्वारा। ठीक, ये पाल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। नोट के माध्यम से हमने यहाँ कुछ मेंशन किया है कि पाल कलाकार कांस्य मूर्तियाँ बनाने में निपुण थे। ठीक, तो ये लोग कांस्य की मूर्तियाँ भी बनाते थे और वो भी बहुत अच्छी बनाते थे, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने पाल वंश को कवर किया। तो अब इसके बाद हम देखते हैं बंगाल के जो नेक्स्ट शासन यानी कि राजवंश का उदय हुआ और सेन वंश का हुआ। तो इनसे जुड़ा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, उनको हम देख लेते हैं। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि सेन वंश के जो शासक हुए वो कौन कौन से थे। तो पहले आप देखेंगे सामंत सेन था, दूसरा विजय सेन हुआ, फिर उसके बाद बल्लाल सेन हुआ, फिर लास्ट में लक्ष्मण सेन हुआ। ठीक, लक्ष्मण सेन को सेन वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो चलिए सेन वंश के संस्थापक को हम देख लेते हैं कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, जो कि 11वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक, और इनकी राजधानी राण थी। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, संस्थापक सामंत सेन और राजधानी राण। तो इनसे जुड़े पहले शासक को हम देखते हैं। पहले शासक तो हमने देख लिया, सामंत सेन थे। इनसे जुड़ा बहुत पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट बनता। विजय सेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनसे जुड़े हम पॉइंट को देख लेते हैं। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी हुआ। यह शैव मतानुयायी था। इसने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, इसने 2 राजधानियों से शासन किया, विजयपुरी और विक्रमपुरी। तो विजय सेन जो कि शैव धर्मानुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानता था, और इसने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक विजयपुरी और एक विक्रमपुरी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हमने देखा सामंत सेन जो कि सेन वंश के संस्थापक थे। उसके बाद हमने देखा विजय सेन को। अब हम आगे देखते हैं बल्लाल सेन को। बल्लाल सेन से जुड़ा पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें खगोलीय जानकारियाँ बताई गई हैं। तो इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित थी, दान सागर और अद्भुत सागर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक किसने लिखा। तो सेन वंश के शासक थे बल्लाल सेन। ठीक, लास्ट में सेन लगा है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सेन वंश से ही संबंधित थे। बशर्ते आपको नाम याद रखना है कि विजय नाम है कि बल्लाल नाम है, तो बल्लाल नाम है इनका। ठीक है, उसके बाद इनसे जुड़ा दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यह लक्ष्मण सेन द्वारा पूर्ण की गई, यानी कि इन्होंने इसको स्टार्ट तो किया लिखने के लिए, परंतु अंतिम रूप लक्ष्मण सेन द्वारा दिया गया, दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक को। ठीक, तो उसके बाद फिर लक्ष्मण सेन इसके अगले शासक होते हैं सेन वंश के। तो लक्ष्मण सेन से जुड़ा 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, उनको हम देख लेते हैं। पहला कि इन्होंने परम भागवत उपाधि धारण की थी। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले परम भागवत की उपाधि हमने आपको बताया था गुप्त शासकों द्वारा धारण की जाती थी। तो उसी परंपरा के अनुसार इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी लक्ष्मण सेन ने। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनके दरबार में निम्नलिखित विद्वान रहते थे। तो इनके दरबार में कुछ विद्वान कवि थे, तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो पहला इनके जो दरबार में कवि रहते थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद नामक रचना की थी। दूसरे रहते थे धोई, जिन्होंने पवन दूत नामक पुस्तक की रचना की थी या ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद तीसरे थे हलायुद्ध, इन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व नाम की पुस्तक की रचना की थी। ठीक, तो ये कुछ कवि थे जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जैसे जयदेव, धोई और हलायुद्ध। तो इनसे जुड़े रचना को भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो हलायुद्ध थे ये प्रधान न्यायाधीश थे एवं मुख्यमंत्री थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, और उसके साथ साथ एक कवि भी थे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए नोट के माध्यम से हमने यहाँ कुछ मेंशन किया है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको एक संवत देखने को मिल गया। इसके पहले हमने आपको गुप्त वंश में भी बताया था गुप्त संवत और विक्रम संवत, शक संवत। तो उसके बाद एक संवत और हम देखते हैं लक्ष्मण संवत। ठीक, और एक हर्षवर्धना पीरियड में भी हमने आपको हर्ष संवत बताया था। तो ये कुछ संवत है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि इन संवतों का संबंध किस राजवंशों से है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की, सेन वंश के शासक थे। ठीक, इन्हीं के समय में बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में धावा बोलकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो जब इन्हीं का शासन चल रहा था तो उसी समय बख्तियार खिलजी आता है और बंगाल में, उसके साथ साथ बिहार में वो आक्रमण करता है और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। ठीक, तो पूछा जा सकता है आपसे कि किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी
भारत आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तो उसमें लक्ष्मण सेन का ही शासन चल रहा था। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, तो लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके पहले हमने आपको हर्ष को बताया था कि हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, तो उत्तर भारत की बात थी। ये भी पूर्व में हम आपको बता सकते हैं कि ये पूर्वी भारत की बात है या भारत की सीमावर्ती राज्य हैं, तो यहाँ पर बंगाल में इन्हें अंतिम हिंदू शासक माना जा सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। सेन राजवंशों ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में जारी किया। तो अभी तक अभिलेख हमने आपको बताया था खरोष्टी में, ब्राह्मी में और संस्कृत में भी जारी किए गए रुद्रदामन द्वारा, परंतु हिंदी में अभिलेख अभी तक हमने नहीं देखा था। तो आगे चलकर सेन राजवंशों के द्वारा यानी कि सेन शासकों के द्वारा हिंदी में भी अभिलेख जारी किए गए। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, कि सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख किस शासक द्वारा जारी किए गए या किस राजवंशों द्वारा जारी किए गए, तो सेन शासकों ने अभिलेख को हिंदी में सर्वप्रथम जारी किया। ठीक, तो इस प्रकार हमने बिहार के इतिहास को कवर किया। बिहार के इतिहास में मुख्यतः पाल वंश और उसके बाद सेन वंश ही प्रमुख है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कश्मीर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए आप। तो चलिए हम पहले आपको स्रोत बता देते हैं कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से प्राप्त होती है, जो कि 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, यह ऐतिहासिक ग्रंथ 8 तरंगों में विभाजित है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि कश्मीर के बारे में हमें जानकारी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो वहाँ से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, यह 8 तरंगों में विभाजित है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो कश्मीर के इतिहास में जो सर्वप्रथम वंश आता है वो कारकोट वंश है, और उसके बाद फिर आता है उत्पल वंश, फिर लास्ट में आता है लोहार वंश। तो कभी कभी एग्जाम में ये वंश भी पूछ लेते हैं, क्रम आप इसे क्रम में ध्यान रखिएगा। इसका क्रम कारकोट वंश, दूसरा आएगा उत्पल वंश और तीसरा आएगा लोहार वंश। तो अभी एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कारकोट वंश को। ठीक, तो कुछ ही पॉइंट इन वंशों से इंपॉर्टेंट बनते हैं। लोहार वंश थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डीपली में देखेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में कारकोट वंश के शासकों ने कश्मीर में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। तो 7वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासकों ने कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कारकोट वंश के जो संस्थापक थे वो दुर्लभ वर्धन थे। इन्हें प्रज्ञादित्य भी कहा जाता है, या यूँ कहे तो इनकी उपाधि है प्रज्ञादित्य, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहला संस्थापक यानी कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है और इन्हें प्रज्ञादित्य भी कहा जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इनका उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ। ठीक, दुर्लभक जो कि इनका उत्तराधिकारी हुआ दुर्लभ वर्धन का, इसने कश्मीर में प्रतापपुर शहर बसाया। ठीक, तो इनसे जुड़ा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछा जा सकता है आपसे कि कश्मीर में किसने प्रतापपुर शहर बसाया था, तो दुर्लभक ने कश्मीर में प्रतापपुर शहर बसाया था। ठीक, जो कि कारकोट वंश से संबंधित है। ठीक, उसके बाद तीसरा हम देखते हैं। तीसरा है भारत का प्राचीनतम मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग जिला का निर्माण ललितादित्य ने कराया। ठीक, ललितादित्य जो कि कारकोट वंश से संबंधित है, यानी कारकोट वंश के ही एक शासक थे, जिन्होंने कश्मीर में अनंतनाग जिले में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह सूर्य मंदिर भारत का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, कश्मीर में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था ललितादित्य। इन्हें मुक्तापीड़ भी कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये 7वीं शताब्दी की बात है, क्योंकि उस समय यदि हम उत्तर भारत में नज़र डालें तो उस समय हर्षवर्धन पीरियड चल रहा था, यानी कि हर्ष शासन कर रहे थे, तो उसी समय कश्मीर में भी इन राजवंशों का उदय होता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कारकोट वंश हो गया, अब हम देखते हैं उत्पल वंश। ठीक, ये दूसरा आता है कश्मीर में राजवंश। तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था, यानी कि उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन। इन्होंने अवंतीपुर और सुईपुर नगर बसाए। ठीक, तो अवंतीपुर और सुईपुर नगर अवंती वर्मन ने बसाया। अवंती वर्मन के अभियंता यानी कि इंजीनियर सुई ने सिंचाई के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया। तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि किस अभियंता ने
सिंचाई के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया था उत्पल वंश में। तो सुई नामक अभियंता थे एक, यानी कि इंजीनियर थे एक, जिन्होंने सिंचाई के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया था अवंती वर्मन के शासनकाल में। ठीक, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है 980 ईस्वी में रानी दिद्दा एक शक्तिशाली शासिका थी। तो उत्पल वंश में एक महिला शासिका भी बनी जिनका नाम था रानी दिद्दा। उन्होंने उत्पल वंश में शासन किया। ठीक, तो अभी तक हमने उत्पल वंश के संस्थापक को देखा जिनका नाम था अवंती वर्मन। तो इन्होंने अवंतीपुर और सुईपुर नगर बसाए और इन्हीं के एक इंजीनियर थे, यानी कि अभियंता थे सुई, जिन्होंने सिंचाई के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया। उसके बाद आगे चलकर 980 ईस्वी में रानी दिद्दा उत्पल वंश की शासिका बनती हैं। ठीक, तो दोस्तों कश्मीर के राजवंशों में हमने अभी तक देखा कारकोट वंश, उत्पल वंश, और उसके बाद तीसरा राजवंश आता है लोहार वंश, यानी कि लोहार डायनेस्टी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पर लोहार वंश, संस्थापक थे संग्राम राज। ठीक, यानी कि लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। ये रानी दिद्दा के भतीजा थे। ठीक, यानी कि रानी दिद्दा जो कि अभी मैंने आपको बताया उत्पल वंश की शासिका थी, तो उनके भतीजे थे जिन्होंने लोहार वंश की स्थापना की थी। संग्राम राज नाम था। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट में देखते हैं। सेकंड पॉइंट है संग्राम राज का उत्तराधिकारी अनंत हुआ, यानी कि संग्राम राज के बाद जो लोहार वंश के अगले शासक हुए वो अनंत हुए। इनकी पत्नी का नाम था सूर्यमती। सूर्यमती जो कि इनके प्रशासन कार्यों में सहायता की, तो इसीलिए इनका जिक्र यहाँ पर किया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम था सूर्यमती। इन्होंने अनंत के प्रशासन कार्यों में सहायता की थी। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है अनंत का उत्तराधिकारी हर्ष हुआ। वह एक विद्वान कवि था, इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो हर्ष, तो यहाँ पर आपको हर्षवर्धन से रिलेट नहीं करना है। हर्षवर्धन तो उत्तर भारत के राजवंशों में आते हैं, उनका नाम था हर्षवर्धन, यहाँ ये हर्ष हुए, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये लोहार वंश के शासक थे हर्ष, और इन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता है क्योंकि एक विद्वान कवि भी थे। ठीक, इसलिए इन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कल्हड़ हर्ष के दरबार में रहता था। तो कल्हड़ जो कि हमने आपको बताया, इन्होंने राजतंगिड़ी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है, और कश्मीर के जो भी शासक हुए या राजवंश का उदय हुआ उन सभी के बारे में इन्होंने चर्चा की है अपने पुस्तक में। तो ये हर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक, यानी कि लोहार वंश के शासक थे हर्ष, उन्हीं के दरबार में कल्हड़ रहते थे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह हुआ। इसके शासनकाल के दौरान कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी की रचना पूर्ण की थी। ठीक, तो जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उसका अंतिम स्वरूप इन्होंने जयसिंह के शासनकाल में दिया, यानी कि जयसिंह के शासनकाल में इन्होंने अपनी पुस्तक को पूर्ण किया, और इस हिसाब से इन्होंने लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह को बताया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने भारत के सीमावर्ती इतिहास को कवर किया, जिसमें हमने आपको बताया बंगाल के इतिहास के बारे में, उसके बाद हमने आपको बताया कश्मीर के इतिहास के बारे में। बंगाल के इतिहास के बारे में हमने आपको दो प्रमुख राजवंशों के विषय में बताया, एक पाल वंश, दूसरा सेन वंश। उसके बाद फिर कश्मीर में हम आते हैं, तो कश्मीर में हमने आपको बताया कारकोट वंश, दूसरा बताया उत्पल वंश, तीसरा बताया लोहार वंश। ठीक, तो इस प्रकार से हमने भारत के सीमावर्ती राज्यों के इतिहास को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत के जो शेष राजवंश बचे हैं उनको बताएंगे, और इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिकों को हम कवर करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दो वीडियो और आएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बाद संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट दी गई है, आप उस पर विजिट करके पूरे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो यदि ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया है तो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।